कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो इस तरह से नागार्जुन के मन में काफ़ी जो है प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर ये कहाँ जाना चाह रही हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी कि बर्फ़ जली मतलब जो पिघल गई हैं ऐसी पहाड़ियों से निकलती हुई, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। घाटियाँ बताया गया है जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ रहती हैं उनके लिए कहा गया है कि पौधों से भरी हुई है। बंधुर आदित्य कायें कहा गया है जो समतल भूमि रहती है पहाड़ों के ऊपर की, उसके लिए कहा गया है। और सरसब्ज उपत्यकाएं होती हैं बेटा, हरियाली से भरी हुई चोटियों के लिए कहा गया है। उपत्यकाएं क्या है? चोटियां हैं। और अधिकताएं किसको कहा गया है? समतल धरती को कहा गया है। और ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन समझते हो बेटा? मतलब कि किस तरह से ये लीलाएं करती हुई इन सब के बीच में से निकलती हैं। तो लीला निकेतन यानी कि लीला का स्थान। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरी, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बताया जा रहा है कि किस तरह जंगलों में से निकलती हैं। तो जंगलों में जो वृक्षों के नाम हैं उनके लिए कहा गया है देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल। व जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अर्थात वो अपनी पीछे की बातें याद करती हैं कि किस तरह हिमालय की गोद से वो निकलकर यहाँ तक पहुंची हैं। कौन जाने हिमालय अपनी इन नटखट चोटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि इस बात को कौन जानता होगा कि बूढ़ा हिमालय यानी कि इन नदियों का पिता जो हिमालय है वो अपनी इन नटखट नदियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितना इनको याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे कि उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, मतलब इन नदियों के पास अपने पिता के सिवा और क्या है जिससे वो अपने प्रेम को बांट सकती हैं। तो इसके लिए कहा गया उत्तर में कौन है? हिमालय राज। और दक्षिण में ये किस में जाकर मिल जाएंगी? समुद्र में। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो बताया गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो दो हैं ये मुख्य नदियां बताई गई हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झनाब, झेलम, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब मुख्य जो दो नदियां हैं वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। और इन्हीं के को याद करते ही ये सारी छोटी छोटी नदियां भी जो हैं वो हमारे सामने नाचने लगती हैं, मतलब हमें दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। तो बताया गया है कि हिमालय से जब एक एक बूंद पिघलती है तो वो किस तरह से एक एक बूंद ना जाने कब इकट्ठी होकर इन दो महानदी यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों का रूप ले लेती हैं। और ये महानदियां जब समुद्र में आकर प्रवाहित हो जाती हैं तो किस तरह से ये कितनी बड़ी और विशाल बन जाती हैं। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र जब आगे आकर समुद्र में मिल जाती है तो कहा जा रहा है कि हिमालय की ये दोनों जो पुत्रियां हैं वो समुद्र को जो है दामाद का रूप दे दिया गया है। और दामाद के रूप में कहा गया है कि किस तरह समुद्र जो है वो हिमालय की इन दोनों बेटियों के हाथ को थाम लेता है यानी कि पकड़ लेता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, मतलब समतल भूमि में जिन्होंने देखा है तो उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। मतलब कि वो लोग जो हैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह हिमालय जो है वो इनको बच्चियों की तरह, बेटियों की तरह इनका पालन पोषण करता है और किस तरह से इसे अपनी गोद में खिलाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ
वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो बता रहे हैं कि नागार्जुन जी सोचते हैं कि मुझे तो यह रूप जो है माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमी के लिए आकर्षक भले ना हो। मतलब कि जो पहाड़ों पे रहते हैं वो लोग चाहे इस रूप को ना आकर्षक समझें, मतलब उनको ये रूप ना लुभाए, क्योंकि बेटा जिस चीज़ को हम रोज़ देखते हैं तो वो हमारे लिए कोई भी खास विशेष महत्व नहीं रखती। लेकिन तो तभी कहा जा रहा है कि पहाड़ी आदमी के लिए चाहे वो चीज उतनी लुभावनी ना प्रतीत होती हो, लेकिन नागार्जुन जी कहते हैं कि मुझे तो ये रूप उसका बहुत ही प्यारा लगता है जब वो हिमालय के साथ अटखेलियां करती हुई समुद्र में आकर मिल जाती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि हिमालय को पिता माना गया है, हिमालय को ससुर कह दिया गया है समुद्र का, और समुद्र को उसका दामाद कह दिया गया है। समझते हो ना बेटा? बेटी का जहाँ विवाह कर दिया जाता है जिसके साथ, तो वो दामाद हो जाता है, और बेटी का जो पिता होता है वो उस लड़के का क्या बन जाता है? ससुर। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। तो यहाँ पे अपने जो संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं कालिदास, उनके बारे में बताया जा रहा है कि विरही यक्ष, विरही होता है जो कि पीड़ा को सहन कर रहा होता है, वियोग की पीड़ा को सहन कर रहा होता है। जैसे बेटा नायक होता है और नायिका होती है, तो यहाँ नायक के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि जो नायिका से जिसका वियोग हुआ हुआ है, तो उसके लिए कहा गया है कि जो वियोगी, मतलब जो कि दूरी को सहन कर रहा है, तो नायक के लिए कहा गया है विरही यक्ष। विरही मतलब जो उसकी पीड़ा को वियोग की पीड़ा को सहन कर रहा है, उसके लिए कहा गया है कि विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी की प्रेम का प्रतिदान देते जाना। मतलब बताया जा रहा है कि वेत्रवती नाम की नायिका रही, नायिका मतलब नदी जो है उसको जो है नायिका के रूप में माना गया है, और उसके विरही यक्ष, जो नायक है वो यक्ष है। जब इनका आपस में वियोग हो जाता है तो उसके लिए कालिदास कह रहे हैं कि जब विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, क्या कहा था मेघदूत से, कि जब तुम जाओ तो नदी का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी किसको कहा गया? प्रेमिका को। मतलब जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी प्रेमिका जो है तुम्हें पाकर खुश हो जाएगी। ऐसा कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मतलब अपने दूत से कहा था ये बात, कि जब तुम जाओ तो किससे मिल लेना? अपनी प्रेयसी से मिल लेना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। क्या मतलब? कि नदियों का वह रूप ही जो था इस महाकवि को भी पसंद था। दरअसल जो को भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा। देखो बेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह जब हिमालय की गोद में होती हैं तो वो अटखेलियां करती हैं अपने पिता के साथ, लेकिन जब वो समतल मैदान में आ जाती हैं तो बहुत ही शांत स्वर में शांत जो है गति से बहने लगती है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि उनका रूप जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो इसके लिए कहा है कि वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि काका कालेलकर हुए हैं कोई व्यक्ति, और उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब सारे संसार की माता के रूप में कहा गया है। क्यों? क्योंकि नदियाँ हमें क्या देती हैं? पानी देती हैं, और पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही बहुत आवश्यक होता है, तो इसलिए कहा गया ऐसा। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे तो काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है, लेकिन उससे पहले तो हम इसको बेटियां ही जो है पाठ में देख रहे हैं कि बेटियों के रूप में ही माना गया है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? प्रेयसी मतलब प्रेमिका। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का। मतलब सारे रूप दिखाए गए हैं। औरत के कौन कौन से रूप होते हैं बेटा? एक माँ का है, एक बेटी का है, और इस तरह से बताया गया प्रेमिका का है। और अब वो कह रहा है लेखक की बहन का रूप भी बांध सकते हैं, तो नदियों को हम बहन का रूप भी दे सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई तो लिंग की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था।
पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। इस तरह बता रहे हैं कि नागार्जुन ने भी लास्ट में इस नदी को कौन सा रूप दिया है, बहन का। तो बहन का रूप देते हुए वह नदियों के लिए कौन सा गाना गा रहे हैं, कौन सा गुनगुना रहे हैं, तो देखिए, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो क्या गीत गा रहे हैं वो, कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला, लीला मतलब तुम्हारा जो कर्तव्य है वो बहुत ही हैरानी कर देने वाला है बहन। हुआ मुदित, मुदित मतलब प्रसन्न, मन हटा खुमारी, हटा खुमारी होती है नींद, मतलब मेरा सारा आलस्य हट गया है और मैं तुम्हारी इस बहाव को देखकर, तुम्हारी गति को देखकर खुश हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी समझते हो ना बेटा, कि कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। जैसे हम बलाएं भी लेते हैं, नजर उतारते हैं ना, जब कोई चीज बहुत सुंदर लगती है तो उसके लिए कहा है कि मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। क्या मतलब, कि तुम बेटी हो और बाप कौन है तुम्हारा, हिमालय। चिंतित मतलब तुम चिंतित दिखाई देती हो पर चुपचाप है हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी कि ये जो प्रकृति है इस नदी के चित्रित पट पर, कि इसमें जो दिखाया गया है, पट कहा गया है दरवाजे पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो तुम्हारी हिमालय की छाप है वो कैसी है, अनुपम मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, और अद्भुत मतलब हैरान कर देने वाला। तो जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। इस तरह से नागार्जुन जो है नदियों के बारे में बता रहे हैं, और किस तरह से अलग अलग रूप दिए हैं, और अंत में तो उन्होंने उसे अपनी बहन का ही रूप दे दिया है। सभी को समझ आ गया है पाठ। ओके बेटा, अच्छे से दोबारा इसको रीड कर लेंगे। धन्यवाद।